बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान इंतखाब आलम सूरी। देख रहे हैं आप प्रोग्राम प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन। दोस्तों, प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन में आपको प्रॉपर्टी के हवाले से ही नहीं बल्कि दीगर बिज़नेस के हवाले से भी हम करते हैं बात। प्रॉपर्टी इस वक्त पाकिस्तान में इसलिए बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होती, यहाँ मालूमात का फुक़दान है, यहाँ गाइडेंस की कमी है और यही वजह है कि बहुत से लोग इस वक्त प्रॉपर्टी में फ़्रॉड के शिकार हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में चार्म बहुत है, इसलिए करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में लोगों को अमीर होते हुए देखा है, इसलिए करना चाहते हैं कि सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र आती है और लोगों ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कमाया है और रातों रात अमीर तो नहीं कहें, लेकिन एक बहुत जल्द वो अमीर बन गए। मगर साथ साथ मैं भी ये भी कहूँगा कि यहाँ लुटे भी बहुत हैं, यहाँ फ्रॉड का शिकार भी बहुत हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी लोगों ने किए हैं और उसकी वजह हम अपने इस प्रोग्राम में बताते आए हैं कि दरअसल ये है मालूमात का और गाइडेंस की कमी और उसका फुक़दान। आज भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं मगर बिज़नेस के लिए उनको रहनुमाई नहीं है। आज पाकिस्तान बहुत आगे तरक्की कर सकता है अगर वो इस बिज़नेस में जिसे आईटी का बिज़नेस कहते हैं, उस बिज़नेस में जिसे हम जो है ई कॉमर्स कहते हैं। आज नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ना हुकूमत की तरफ से ना इदारों की तरफ से उनको सपोर्ट हासिल है। हमारी कोशिश होगी प्रोग्राम में हम आपको कुछ मालूमात भी शेयर करें, आपको सीखने के लिए, आपके लर्निंग के लिए, आपके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए। बहैसियत तालिब इल्म मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताऊंगा और वो है दरअसल ज़मीनों की अक़साम। ज़मीनों की अक़साम के हवाले से हमारी बात तो वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा और आज के मेहमानों से आज बड़ी अच्छी बातें होंगी इंशाल्लाह। आप साथ रहिएगा और देखते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, इसलिए कि हम आज आपको बताएंगे फ़्रॉड के बारे में कि फ़्रॉड किस तरह होते रहे। हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे हैं कि बढ़ती हुई आबादी में किस तरह हम आसानी पैदा करें कि लोग अपना घर का ख्वाब पूरा कर सकें और इस तरह की बहुत सारी होंगी बातें। प्रॉपर्टी की अक़साम के हवाले से मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी की अक़साम मेन 4 किस्म की होती हैं। नंबर 1, एक ज़मीन वो जो कि नाक्लास कहलाती है। दोस्तों, नाक्लास ज़मीन वो होती है जो कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक सर्वे के नतीजे में ज़मीनों को तक़सीम कर दिया मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में, उनको नंबर दे दिए गए, उसे नाक्लास कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई दे हम ले लें, दे आप अल्लाफ़ाई ले लें, गिडाब के अंदर दे नागन ले लें, दे तहसर ले लें और बहुत सारी दे कहलाती हैं जो कि कराची से बाहर हैं। क्योंकि ये नाक्लास का ताल्लुक़ ज़्यादातर कराची से बाहर होता है, उसे हम नाक्लास कहते हैं। नाक्लास 102, 103 ये होती हैं। लेकिन नाक्लास ज़मीनों का हक़ सिर्फ़ गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को है, किसी और को बग़ैर किसी रूल के तहत लेने का हक़ नहीं है। दूसरी क्लास होती है दरअसल वो 30 साला ज़मीन जो कि अब कैंसिल कर दी गई है। याद रखें कि 30 साला लीज़ कैंसिल 2023 और 2024 या 2022-23 में ये इनका टाइम ख़त्म हो गया था और इसको पिछले साल कैंसिल किया जा चुका है। लिहाजा नाक्लास ज़मीन में आप ख़रीदने से आप परहेज़ करें और इसी तरह ज़मीनें जो 30 साला लीज़ है उसमें भी वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो उसकी हैसियत सिर्फ़ कब्ज़े की है। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल वो कैंसिल है। अच्छा, तीसरी ज़मीन होती है, वैसे 10 साला भी होती थी, वाई चाई कहलाती थी, लेकिन ज़्यादातर 30 साला जो कि पोल्ट्री के मकासद के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक वगैरह के लिए इस्तेमाल होती रही। फिर उसके बाद ज़मीन होती है 99 ईयर अलॉटमेंट की ज़मीन। याद रखें कि ये अलॉटमेंट की ज़मीन जो है वो दरअसल वो उसको पे पाबंदी लग गई। अलॉटमेंट 99 ईयर की होती, जैसे हम देखते हैं फेडरल एरिया में, गुलशन इकबाल में जगह जगह 99 ईयर को लीज़ दे दी गई है। तो इसी तरह
ये एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादातर जो कराची से बाहर थी वहाँ पर ये अलॉटमेंट खुली हुई थी। 25 अक्टूबर 2012 में सो मोटो एक्शन के ज़रिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी कि ज़मीनों के जो घपले चल रहे हैं, जब तक ये कंप्यूटराइज नहीं हो जाता, जब तक ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, मैनेजमेंट इसकी सही नहीं हो जाती, उस वक्त तक पाबंदी है। तो ये 2012 से पहले की अलॉटमेंट अगर 99 की है तो वो सही है। याद रखें कि 2012 के बाद अगर अलॉटमेंट है तो वो सही नहीं है। फिर उसके बाद हम चौथी ज़मीन लेते हैं, वो मोरूसी ज़मीन। मोरूसी ज़मीन में भी दो अक़साम हैं। एक गोडाबाद की ज़मीन है जो कि मोरूसी कहलाती हैं, क्योंकि वो बहुत अरसे से चली आ रही है, पाकिस्तान बनने से पहले चली आती है, तो वो गोट की ज़मीनें होती हैं। गोट में वो ज़मीनें जो कि रेगुलाइज हो गई वो तो सही हैं, जो गवर्नमेंट ने रेगुलाइज कर दी हैं या उसके किसी रूल्स रेगुलेशन में आ गई हैं या कच्ची आबादी को जो है रेगुलाइज कर दिया गया है, उस वक्त तक तो सही है। ये एक लंबा चैप्टर है, इंशाल्लाह फिर हम कभी किसी में बात करेंगे। इसी मोरूसी ज़मीन में जो असल ज़मीन होती है वो सर्वे ज़मीन कहलाती है। तो सर्वे ज़मीन अंग्रेज़ के ज़माने की चली आ रही है, और ये अंग्रेज़ जब पाकिस्तान और बर्रे सग़ीर में था तो उस वक्त 1925 में एक सर्वे के नतीजे में पूरे बर्रे सग़ीर में पाक व हिंद में सर्वे कराया गया ज़मीनों पे, और फिर उनको सर्वे नंबर दे दिए गए। जहाँ जो बैठा हुआ था या जिसको उसने नवाजा अपने लोगों को, या जिसने वो अपनी ज़मीनों को सर्वे करवा लिया, तो जहाँ जहाँ बैठे थे उनको ज़मीन अराज़ी दे दी गई, वो सर्वे ज़मीन है और वो असल ज़मीन है। आज भी तमाम ज़मीनों पे पाबंदी है सिवाय सर्वे ज़मीन के। कोई सोसाइटी अगर बनाना चाहे, कोई चीज़ करना चाहे, कोई इंडस्ट्री कायम करना चाहे, तो इस वक्त तमाम ज़मीनों पे पाबंदी है। सिर्फ ज़मीन वो है सर्वे, जिसके ऊपर वो तमाम किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं एक रूल के तहत, उस तरीक़ों को फॉलो करने के बाद। तो खैर बात इस पर लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम इन ज़मीनों के बारे में आपको अगले हम प्रोग्रामत में आपको इनकी तफसील बताया करेंगे, और साथ साथ जो है आपको इनमें किस तरह हम फ्रॉड से बचते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने दोस्तों के पास, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमने कुछ इसी बिज़नेस से जिसका नाम प्रॉपर्टी है उसके हवाले से कुछ हमने दोस्तों को बुलाया है, कुछ मेहमानों को बुलाया हुआ है, और इस वक्त SRM इंटरप्राइजेज़ के नुमाइंदगी के लिए मैंने बुलाया है। सबसे पहले सैयद मोहसिन इस वक्त मेरे साथ हैं, सैयद मोहसिन नजीबुल्लाह, ये CEO हैं SRM इंटरप्राइजेज़ के। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ मोहसिन नजीबुल्लाह साहब को कि आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। उसके बाद मेरे साथ हैं मेरे मेहमान आमिर हबीबुल्लाह, जो डायरेक्टर हैं SRM कंपनी के, और हम आमिर साहब को भी अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम गुफ्तगू करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से इस वक्त, साथ साथ बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर्टी ही नहीं, बिज़नेस के हवाले से भी बातें हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि सूरी साहब क्या पैसों के बग़ैर बिज़नेस होता है? तो आज हम सवाल करेंगे पहला कि क्या जो लोग बिज़नेस में आना चाहें, जो काम करना चाहें, क्या पैसे के बग़ैर बिज़नेस हो सकता है इसमें? अगर हो सकता तो कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल इंतखाब भाई हो सकता है। और आज के दौर में जैसे हमारा दौर हाजिर चल रहा है, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में इस वक्त चौथे नंबर पे है, और जो दुनिया भर में फ्रीलांसिंग की कैटेगरी उसमें चौथे नंबर पे है पाकिस्तान इस वक्त ना। तो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी फ्रीलांसर्स हैं, मौजूद हैं, लेकिन जितने होने चाहिए लोग इसको एज अ फ्रीलांसर इस बिज़नेस को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत कम तो क्वांटिटी में कर रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में। और जो फ्रीलांसर्स इसमें काम कर रहे हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स बेसिकली कोई उनका ऑफिस नहीं होता, कोई इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती, बस वो अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू वो काम कर रहे होते हैं, वहीं से वो क्लाइंट जनरेट कर रहे होते हैं और वहीं से वो प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे होते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी ही में नहीं, तमाम बिजनेस में मैंने ये एलिमेंट होता है। और आजकल क्योंकि महंगाई में भाई दफ्तर कायम करना, सैलरी इतनी महंगी है, बिजली महंगी है, बिल्कुल ऐसे तो किसी दफ्तर को कायम करना और फिर उसके बाद उसके अखराजात बियर करना, तो कारोबार में ये कहा जाता है कि आप ज़रूरी नहीं कि मोबाइल इटसेल्फ है बिजनेस, आपका चलता फिरता एक ऑफिस। इस वक्त सबसे बड़ा ऑफिस जो है ना वो मोबाइल है,
और मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग फील्ड में इस वक्त चौथे नंबर पे है, दुनिया भर में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस फील्ड में आने के लिए, सिर्फ देखें हम अभी एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस फील्ड में भी आना चाहिए अब फ्रीलांसर्स को, हैं लेकिन बहुत कम है। और हम अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा फ्रीलांसर्स को वेलकम करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और हम उन्हें वेलकम करते हैं। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो भी फ्रीलांसर्स हमारे साथ काम करना चाहें आएँ, मोस्ट वेलकम। हम उनको पूरा स्पेस देंगे, उनको काम सिखाएंगे भी और हर तरह से उनको उनकी हेल्प आउट करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे कि वो आएँ, काम करें और इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाएं। आमिर, आप बताएं आमिर साहब के क्या आप स्टेट का भी आपका काम है, स्टेट एजेंसीज भी हैं आपकी, तो कोई अगर करना चाहे तो स्टेट एजेंसी के बगैर भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बहुत शुक्रिया ये पहले काम सूरी साहब ने एक बेहतरीन जो है मालूमात फराहम करी। आज के दौर में ये इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी जो है ना एक ज़रिया है जो आप अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, और ख़ास करके रियल इस्टेट के अंदर हमारे यहाँ जो मामलात हैं इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हैं। आप माशाल्लाह सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। और दूसरी बात, अब ये एज अ फ्रीलांसर बिल्कुल ज्वाइन किया जा सकता है। और मोस्टली देखा जाए तो अगर आप रियल इस्टेट का जो बिजनेसमैन है तो कैरियर वो मोस्टली लोग एज अ फ्रीलांसर ही जो है ना ज्वाइन करते हैं। आपने देखा होगा गली कूचे के अंदर बहुत सारे लड़के होते हैं जो एज ए प्रोफेशनल उनका नहीं होता, लेकिन वो स्टार्टअप कहाँ से लेते हैं, वो घर खाली है, ये प्रॉपर्टी बिक रही है। बेसिकली वो हमारे जो पहला जो ज़माना था उसमें इसी तरीके से फ्रीलांस काम किया जाता था। अब थोड़ा डिजिटलाइज और हो गया है, अब इसके प्लेटफॉर्म्स अलग से हैं। और ज़ाहिर है कि मोहल्ले में ये बात सही कह रहे हैं कि मोहल्ले में होता है भाई, हम रह रहे हैं, हमारे एक मकान 2 करोड़ का बिक रहा है, लर्निंग तो भाई प्रोसेस यही है एक पहला। कमीशन तो कमीशन होता ही है, तो 1% अगर कमीशन दोनों तरफ से मिल जाए तो भाई 2-4 लाख मिल गया। हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उनको उस मुतालिक, कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं होता कि भाई कौन सा केडीए में आ रहा है, किस में आ रहा है, कुछ भी नहीं पता होता। वो स्टार्टअप ऐसे लेते हैं भाई घर खाली पड़ा हुआ है, ये मकान बिक रहा है, जाते हैं स्टेट एजेंट के पास, स्टेट एजेंट को बताते हैं, वहाँ से शुरू होता है उनका असल। तो लेकिन पहले ये कोई अच्छी बात भी नहीं है कि मालूमात ना हो, इसलिए कि करोड़ों की प्रॉपर्टी का है बिल्कुल वो एग्जैक्टली। लेकिन वो ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टअप हमारे यहाँ इसी तरीके से लिया जाता है। लेकिन अब तो क्योंकि आप डिजिटलाइज दौर है तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल रही है। जैसे आज अब आप इन्फॉर्मेशन इतनी दे रहे हैं यूथ को, अब लोग पहले तो ये जानते ही नहीं थे ये केडीए क्या होता है, एमडीए क्या होता है, एनओसीज क्या होती हैं। आज तो काफ़ी लोग इस बात में जानते हैं। अब हमसे प्रॉपर्टी लोग लेने आते हैं, पूछते हैं एनओसी दिखाएँ, इसकी एनओसी दिखाएँ। पहले आप तो हमसे सीनियर हैं, पहले दौर में ऐसा नहीं होता था, पता ही नहीं होता था लोगों को। अब तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो रही है और एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटलाइज दौर है, ठीक है। पहले किसका हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है, हमें सिखाया जाता है, नॉलेज नहीं दी जाती है। रियल इस्टेट पे भी बैठे होते हैं लड़के, उनको नॉलेज नहीं दी जाती है बिल्कुल भी। लेकिन अभी अब बहुत सारे जो है इदारे हैं जो 6 मंथ का 1 ईयर का डिप्लोमा करा रहे हैं, इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप लोग सीख रहे हैं और एज अ फ्रीलांसर उनको ज्वाइन भी करना चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर इस फील्ड में आना चाहिए। बल्कि मैं अच्छा तस्करा करूँगा इस वक्त, मैंने खुद एमएससी करने के बाद जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। हालांकि मतलब प्रोफेशनल एक मतलब रिफाइन हो जाता है इंसान ना। गुलशन इकबाल में पंजवानी इंस्टीट्यूट है और अच्छा काम कर रहा है इस मामले में। मानुल्लाह पंजवानी साहब उसको लेके चल रहे हैं, तो मैं लोगों से कहूँगा कि भाई सीखने के लिए एक अच्छा एक इदारा भी है। तो जी मोहसिन भाई बताइए कि इस वक्त क्या मतलब नौजवानों में क्या फौदान है इन चीज़ों का कारोबार के हवाले से? देखिए हमारे यहाँ ना सबसे पहले जो एक बड़ा मसला होता है ना, नौजवान ये नहीं सोच पाता, ये समझ नहीं पाता कि उसको जाना किस तरफ है। सबसे पहले उसको ये मसला होता है। जो नौजवान इस चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं वो बहुत कम उम्री में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। सबसे पहले अच्छा हमारे यहाँ जो है ना, इस फील्ड को, बिज़नेस को, बेसिकली बिज़नेस सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। आप बीबीए कर लें, एमबीए कर लें, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा। उसके लिए लड़कों को बिज़नेस में उतरना पड़ेगा। वो ये सोच रहे होते हैं, जो भी हमारे यंग जनरेशन है, जो वो ये सोच रही होती है कि जी ये सामने वाला बिजनेसमैन है, ये करोड़पति है, तो मैं भी पहले दिन से करोड़पति बनूं। उसके जो स्टेप्स चढ़ के वो करोड़पति बनाए या लखपति बनाए या अरबपति बनाए, वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो हमारे यहाँ आजकल नौजवान नहीं सोचते। नौजवान हमारे स्ट्रगल करना नहीं चाहते।
स्ट्रगल से मुराद ये होती है कि एक आप पहले स्टेप पे लेते हैं। सबसे कोई भी बिज़नेस करने के लिए आपके पास बिज़नेस नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तो आप उस बिज़नेस में कामयाब हो ही नहीं सकते। अब आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, हम सब प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे इसकी नॉलेज नहीं होगी तो मैं क्लाइंट से उसको फिनिश कर ही नहीं सकता हूँ। तो सबसे और पहले एक बात तो आएगा, फिर उसके बाद वो बात दोबारा नहीं आएगा। आते, नहीं आते और वो फिर गले में भी आ सकती चीज़ भाई, आपने अगर कोई गलत चीज़ दिला दी गलत मालूमात के साथ, क्योंकि उसको तो नहीं पता होता वहाँ पे। खैर बात जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। चलते हैं ब्रेक की जानिब इंशाल्लाह ताला। फिर इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आके कीमती आरा और मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। आने के बाद हम बात कर रहे थे कि नौजवानों को किस तरफ जाएं, ये एक सवाल रहता है। नए अफराद किस तरह किस बिज़नेस में जाएं, ये एक मसला आता है। मुझे याद आई बात ये कि सबसे बड़ा मसला ये कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है, आज के नौजवान को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता। बिल्कुल क्या ऐसा ही क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। जब हमें किसी भी फर्द को उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाए, मिसाल के तौर पे मोहसिन भाई, कोई अगर किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो कम्युनिकेशन के लिहाज से वो आगे बढ़ सकता है। किसी की स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है तो वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो बल्कि मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, तो मुझे एक चीज़ है स्वैट, बेसिकली एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़, T फॉर थ्रेट्स। याद रखें, किसी भी करियर के लिए, किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी अपने करियर बनाने के लिए ये चार चीज़ें अवामिल बड़े अहम हैं। एक तो ये कि स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, आपकी मजबूत चीज़ें क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है। पैसा आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। आपकी कम्युनिकेशन फलां स्ट्रेंथ है। आपके वीकनेसेस क्या हैं, जब वीकनेसेस होंगी उसी लिहाज से करियर बनेगा। अगर आपके पैसा की कमी है तो जैसे बताया कि भाई ज़रूरी नहीं कि पैसे के बगैर भी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी तरह जो है अपॉर्चुनिटीज़, ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर देते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ में भी कहते हैं ना कि वो एक होता है ऑप्टिमिस्टिक वो होता है जो कि कोई मुश्किल और मुसीबत भी होती है उससे फिर अच्छा रास्ता निकाल देता है। जबकि पेसिमिस्टिक जो होता है ना, वो बस मुर्दा होता है, नेगेटिव सोचता है, बस हर चीज़ पे समझता है कि बस ये तबाही है, ये इस डरता है उन चीज़ों पर बढ़ने, और अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी ज़ाया कर देता है। तो ये हमें ज़रूरत है हमारे इस तरह के प्रोग्रामात और इस तरह की चीज़ों, अच्छे लोगों से मिलके कि जो कि इनकी तरफ हम अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एक सवाल के जानिब। एक बड़ा मसला लोगों के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदना है, लोग किराए से बचना चाहते हैं। किराया दे कहाँ से भाई, इतनी महंगाई में दीगर अखराजात पूरे नहीं होते, तो अब वो कहाँ से वो किराया दे। तो आप क्या हल है इसके लिए, प्रॉपर्टी लोगों को किस तरह मिले। देखें इंतखाब भाई, सबसे पहले तो हमारे यहाँ महंगी ना हो गई प्रॉपर्टी, बहुत महंगी हो चुकी हैं। इसमें हमारे लोगों को ना अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखें, दुनिया भर में शहर जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कराची शहर आगे नहीं बढ़ रहा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पोर्शंस बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मास्टर प्लान में जितना था उतना है, सही है ना, उसके मुताबिक अब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कबूल नहीं कर पा रहा। लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, शहर को आगे की तरफ आबाद करना चाहिए। अभी आपकी स्कीम 45, स्कीम 33, सुपर हाईवे, ये एरियाज़ अभी समझ लें खाली हैं। स्कीम 33 में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो खाली हैं, जो आबाद हुई नहीं है। स्कीम 45 बिल्कुल खाली है। हालांकि गुलशन मेमार से कोई ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का रास्ता है स्कीम 45 का, लेकिन लोग उस तरफ नहीं जा रहे। लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं जी शहर में। शहर को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, देखें जितना आप आगे की तरफ जाएंगे वहाँ प्रॉपर्टियाँ सस्ती हैं। स्कीम 45 में हाईवे पे स्कीम 33 की कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, वहाँ पे भी अभी प्रॉपर्टीज सस्ती हैं, ले सकते हैं, आबाद होंगे आप सस्ती प्रॉपर्टी में, सस्ती जगह पे जाके आबाद होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं जी मेरे पास 50 लाख है और मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी, अब तो मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो ऐसा नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। के पास हैं ही 10-12 लाख रुपए, तो फिर क्या करें। देखें 10-12 लाख रुपए में तो इंतखाब भाई कुछ नहीं हो सकता, 10-12 लाख रुपए में तो नहीं होता। लेकिन हाँ उसके पास 20 लाख रुपए में आपको स्कीम 45 में प्लॉट मिलता है। स्कीम 45 में 20 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलता है। आप लेके थोड़ी जिद्दोजहद करके बना के रह सकते हैं। राइट, अगर आप उसको एज अ फ्यूचर सोचें और आगे बढ़ के वहाँ रहना चाहें तो
अगर आप नहीं जाना चाहेंगे कि नहीं जी मुझे शहर में ही रहना है, तो आप जब तक शहर को आगे नहीं बढ़ाएंगे जी वो आमिर, महदूद अभी रहेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? 10-12 लाख में, 6 लाख में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन वो लीगल नहीं होगी। अब आपने जैसे इंट्रो में ही बताया गोडाबाद स्कीम, मोस्टली जो गोडाबाद हैं हमारे, आपने देखे होंगे कितनी तेज़ी से आबाद कर दिए जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आबादी करना किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके जो मामलात होते हैं ज़मीन के वो मोस्टली ठीक नहीं होते हैं। अब गोडाबाद में आपको 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए का मिल जाता है और बनाने 2-4 लाख रुपए में वो घर बना लेता है गरीब बत्ता। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक तो उसकी जो लैंड है वो सही नहीं होती, दूसरा एक उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता। वो जो एनवायरनमेंट है उसको वो नहीं हासिल कर सकता, जो हमारी एक माशरे के अंदर एक हमारे फ़र्द का बनता है। बल्कि बल्कि आमिर भाई, मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब तरीका ये होना चाहिए, अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं तो वो एक प्रॉपर्टी लेके बैठ जाता है। पांच दफ़ा ये होता है कि वो, ऐसा भी होता है कि वो देखिए अभी कोई चीज़ लेने जाएगा 1.5-2 करोड़ से कम नहीं मिलेगी, लेकिन आज वो अपनी प्रॉपर्टी कुछ चीज़ों को डिवाइड कर ले, लेकिन सही चीज़ हो। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अगर चीज़ सही हो ना तो कभी नुकसान नहीं होता। ठीक है, डॉक्यूमेंट सही हो तो कभी नुकसान नहीं होता। अगर कब्जा भी हो जाए ना, बिल आखिर ऐसा भी हुआ है 30 साल बाद ज़मीन मिल गई है और वो खरीदी थी 2 लाख की और अब 4 करोड़ की स्कीम 33 में तो ये बहुत हुआ है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, चीज़ सही होनी चाहिए, नुकसान नहीं होता अगर चीज़ सही हो। अब होता ये कि नाजरीन के लिए कि डिवाइड कर दे प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी कहीं 20 लाख की ले ली, कहीं 10 लाख की ले ली, कहीं 40 लाख की ले ली। दूर इलाके होते हैं लेकिन वहाँ पे सस्ती प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मसला ये होता है कि फ्रॉड बहुत होते हैं इसमें ना। अब इसका देखें, फ्रॉड का मैं आप अच्छा इस पॉइंट पे आए। अब स्कीम 45 आपको बताया, जो अब नेक्स्ट जनरेशन जो है सारा स्कीम 45 के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब स्कीम अच्छा, स्कीम 45 ज़रा नाज़रीन को बताएं कि हुदूद क्या, देखिए, मेमार से जो स्टार्ट होती है और फिर इसके बाद जो पूरा नॉर्दर्न है ये सारा स्कीम 45 के अंदर आता है। ठीक है, और उससे जो है आगे भी अब सीन ये है कि देखिए स्कीम 45 में अब जो है इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन यही है। अब स्कीम 33 में लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, जो अभी आप बता रहे थे कि 20-15 लाख का प्लॉट था वो 4-4 करोड़ रुपए का हो गया एकदम से उसकी। अब स्कीम 45 में भी ऐसा ही होने जाना है, अगले 10 से 15 साल स्कीम 45 के हैं। अब स्कीम 45 में आज जो है फ्यूचर, अब स्कीम 45 बिल्कुल फ्यूचर है, क्योंकि आप देखें ना एतराफ़ में हमारी जो आबादी है वो सारी फुलफिल हो गई है। और कौन कौन से इलाके हैं वैसे फ्यूचर में जो आप समझते हैं, जैसे मतलब हाईवे पे भी है, लेकिन हाईवे से ये जो स्कीम 45 पे ये पहले आबाद होगी, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी थी। यहाँ जब मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें एक प्लानिंग आई अच्छा, थी। मैं 4 चीज़ें आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है ना मोहसिन भाई, आप भी इसमें शेयर करिएगा। देखें, एक तो हमने गेडाब की बात की, ठीक है ना, जो कि स्कीम 45 में आता है। बिल्कुल। एक हम चले जाएं अगर सुरजानी की तरफ, ठीक है ना, वो इलाके हैं। तीसरी हम जगह ले लें हाईवे, ठीक है ना, M9 कहते हैं सुपर हाईवे पे। और चौथी चीज़ हम ले लें मलीर की तरफ, यानी मेमन गोट वगैरह की तरफ। ये 4 जगहों पे एक्सपेंशन हो रहा है पूरे कराची में। बिल्कुल ऐसा ही हो तो इन 4 जगहों में आप क्या आप लोगों को मशवरा देंगे, किस तरह, आप क्या समझते हैं? देखें, इसमें जो है ना अभी जो जल्दी इन्वेस्टमेंट करके जल्दी रिहाइश करना चाहते हैं उनके लिए ये सुरजानी वाला एरिया बहुत अच्छा है। जो सुरजानी से आगे पूरी अब बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स के हैं, तो वो जगह बहुत अच्छी है। अभी वहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती है, ली जा सकती है, और मतलब आप 3 साल 4 साल 5 साल, कहीं तो आप 6 महीने 2 महीने 1 महीने में भी शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं कि आज आपने ली और कल से घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं। तो एक तो ये थोड़ा सा, अगर आप फ्यूचर को सोचते हैं कि जी हमें फ्यूचर के हिसाब से लेनी है, आप स्कीम 45 की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बड़ी मैटर करती है। अब एक फैमिली जो मलीर की तरफ रहती है वो कोशिश नहीं करती कभी भी सुरजानी या स्कीम 45 की तरफ आनी। उसके लिए मेमन गोट और सुपर हाईवे का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिहाइश, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है। अब आप अगर ये सोचें कि जी मेमन गोट की बजाय उससे सुरजानी में इन्वेस्टमेंट करवा लें, तो और वो करने वाले के लिए भी नुकसान है, क्योंकि लाजमी सी बात है उसके लिए वो प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है। उसके लिए मेमन गोट का ऑप्शन अच्छा है। अच्छा, मेमन गोट में एक बात और भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत पर रही है, तो आगे भी शायद हो, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पानी बिजली गैस मौजूद है और सस्ती प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बात आप गडाब में भी है, बिल्कुल गडाब स्कीम 45 में भी ऐसा ही है। आबादी के साथ मुंसलिक भी है, मतलब आबादी के साथ बिल्कुल आबादी के साथ मुंसलिक है। M9 में
उस तरफ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आबादी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, नहीं है, infrastructure कब नहीं है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ये बड़ा मसला है। ये कब इसको- पानी बिजली गैस मिलेगी? इसको हम शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं कि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में आप जो है यहाँ पर आकर रिहाइश कर सकते हैं, यहाँ पर आके आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। अगर आप देखा जाए तो अगर स्कीम 40 में जाए उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तकरीबन 10 साल तकरीबन लग जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो है चीज़ें आना शुरू होंगी। और अभी तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट है वहाँ इंस्टॉलमेंट पे ही चल रहा है। सुरजानी की तरफ तो आप काम भी कर रहे हैं बिल्कुल, उधर? सरजानी में हम क्या बताएं वहाँ? जीएफएस के साथ प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसके अंदर जो है वहाँ पर देखा नॉर्थ जाए टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन ठीक रेजिडेंसी है। जीएफएस का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है अभी जो है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर जो है प्रॉपर्टी लोग सेल और ख़रीदो फरोख्त हो रही है। उसकी वजह है कि ये बिल्कुल आबादी के बीचों बीच आता है, बिल्कुल। अब यहाँ अगर देखा जाए तो उसके साथ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के नाज़रीन, साथ थोड़ा सा मैं बताते चलूँ, जिस प्रोजेक्ट का ये जिक्र कर रहा है, मेरी मालूमात के मुताबिक 4K चौरंगी से अगर आप लेफ़्ट चले जाएँ, अगर आप सोराब गोट से आ रहे हैं तो बाबा मोड़ आता है, बाबा मोड़ के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट नॉर्थ आता है टाउन जहाँ पे अरबियन विलाज वगैरह भी हैं। बिल्कुल, ये इसके साथ नॉर्थ कराची लगता है और सरजानी लगता है, ये नहीं है, बिल्कुल आबादी के बीचों बीच है। तो यहाँ पर किसी के लिए ऐसा मसला नहीं होता कि कोई दूर जा रहा है या कोई ऐसा है कि बिल्कुल इलाका जो है ना गैर आबाद है, ये आबादी के बीचों बीच है। और अगर आजकल जैसे महंगाई है उस नहीं तो लिहाज हाँ, से आप जैसे काम कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल तो, बिल्कुल। क्या प्लॉट्स की क्या प्राइस कितने मिल जाते देखें हैं? वहाँ पर जो 80 गज का प्लॉट है वो 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए में मिल जाता है, जो आज के लिहाज से बहुत मुनासिब है कीमत में, और फौरी रिहाइश है उनके वहाँ। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, आपको पानी मिल जाएगा, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर आगे पीछे सारा जो है कमर्शियल एरियाज़ हैं, ठीक है, और बस स्टॉप्स वगैरह सब हैं। तो ये इस यहाँ पे आबादी है कुछ? बिल्कुल अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, बहुत आबादी। यानी आज आप प्लॉट लें, कल यहाँ पर आप जो है घर बनाना शुरू करें। और ऐसा नहीं कि एक घर यहाँ बना हुआ है तो एक कोई चौथी गली में, ऐसा नहीं है, एक गली के अंदर चार चार लीज छः भी छः मिल रहा मकान है? में लीज हो रही है? लीज प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इन्हीं नक्शा पास हो जाएगा उसमें करके? सारी चीज़ें हो रही, सब चीज़ें प्रॉपर हैं नॉर्थ टाउन में, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अच्छा, तकरीबन अगर वो 300-400 क्या आप फैमिलीज अपने रह भी रही हैं। होता ना बाद पुरानी कुछ, अगर आपसे कोई रब्ता करता है तो क्या आप कोई सस्ती उसमें दिला सकते हैं कहीं, अगर जो मार्केट रेट है? जैसे मिसाल दो तो GFS अगर कर रहा होगा तो वो तो एक प्राइस ज़्यादा होंगे ना? बिल्कुल क्या फ़र्क भी हो सकता है इसमें? बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल हो सकता है। आप कर सकते हैं, ठीक है, कम के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो आप GFS ने अच्छा, अगर 50 लाख रुपए का प्लॉट दे रहा है, अब उसने जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले बुकिंग करी थी वो 30 लाख रुपए में या 25 लाख रुपए में करी हुई थी। तो मोस्टली लोग होते हैं जो सेल करना चाहते हैं। अब आज मार्केट GFF ने अगर अपने प्लॉट की मार्केट सेट करी है 60 लाख रुपए, और वही फाइल वो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले 25-26 लाख रुपए की बुक हुई हुई थी। तो मोस्टली लोगों को अगर जो सेल करना चाहते हैं तो वो सेल कर देते हैं, तो उसमें उनको जो है मिल सकता है। सुरजानी के में आबादी बढ़ रही है, ठीक है भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो वहाँ क्या कितने के प्लॉट अगर कोई लेना चाहे तो कम से कम कितने के मिल जाते हैं अपार्टमेंट या प्लॉट? सरजानी के अंदर देखें, सरजानी एक अंदाज़ा वैसे हाँ, सरजानी के अंदर तो दरअसल कुछ ऐसे मामलात बन गए थे जिसके अंदर कब्जे वगैरह हो गए थे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी काफ़ी नीचे आ गई थी और लोग बहुत तेजी, और भी इन्वेस्टर वहाँ से बिल्कुल बाहर हो चुका है। अब एंड यूज़र वहाँ पर जो लेना चाहता है उनको इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं कि ये ज़मीन जो है सही है या नहीं है। हालांकि वहाँ पे ये गवर्नमेंट के प्लॉट हैं, गवर्नमेंट के प्लॉट है और बैलेटिंग है, डबलिंग बहुत कम है। जहाँ कब्जे हैं वहाँ तो मसले हैं, बिल्कुल, लेकिन ये कब्जे के वहाँ बड़े मसाइल हैं। हाँ, स्कूटनी हो जाती है अगर आपको एक प्लॉट मिल गया। बिल्कुल। और अच्छी बात यह कि जो जिस पे आप खुद पोजीशन ले सकें, ट्रांसफ़र ले सकें, पोजीशन ले सकें, तो वो चीज़ सही होती है। तो ये वहाँ पर सुरजानी मौजूद है इस वक्त ना? अच्छा, उसकी वेरिफिकेशन भी आराम से KDA से हो जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है। और कराची में इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुरजानी मेरी ज़ाती मालूमात के लिहाज से कमर्शियल बहुत बन रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट सबसे ज़्यादा इस वक्त सुरजानी में, और इसी तरह उसमें अपार्टमेंट बनेंगे। तो आज भी कम प्राइस मेरे ख्याल में इस वक्त सुरजानी में अपार्टमेंट्स या प्लॉट्स लोगों को रहनुमाई के लिए। भाई ये जो हम सुरजानी की और नॉर्थ टाउन की बात कर रहे हैं, समझ ले वाइस वर्सा ही है, बिल्कुल साथ साथ हैं इसकी मार्केट दोनों की, और दोनों की कंस्ट्रक्शन, दोनों में जिस तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है तकरीबन बराबर है। अगर आप ये देखते हैं सुरजानी में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो नॉर्थ टाउन के अंदर भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो GFS खुद लेकर आ रहा है, फ्लैट साइट्स भी, मार्केट्स भी ला रहे हैं और प्लॉट्स भी ला रहे हैं, जो अभी बुकिंग पे नए प्लॉट्स भी हैं। फेज़ 2 है नॉर्थ टाउन का, वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें। स्कीम 45 में आप कुछ कर रहे हैं? स्कीम 45 में भी हम कर रहे हैं, अलगफूर बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं हम,
हाँ, वहाँ पे हम स्कीम 45 में कर रहे हैं, वो भी अच्छे लो कॉस्ट है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसमें एक मैं थोड़ा सा इनपुट करूँगा ये स्कीम 45 से मुझे बता दी। लेकिन स्कीम 45 में बहुत सारे बिल्डर काम कर रहे हैं जिनको पब्लिक जानती भी नहीं है, नाम से भी नहीं जानती है। वो आपको 6 लाख रुपए में भी प्लॉट दे रहे हैं, 12 लाख रुपए में भी दे रहे हैं, 18 लाख रुपए में दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं। लेकिन अब वही वाली बात फ्रॉड वाली, इनमें से बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनके पास ना कुछ है, ना एनओसी है, ना कोई एक बड़ा नाम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पास एनओसी नहीं होती लेकिन उनका नाम बड़ा होता है जिसके, लेकिन वो डिलीवर कर देते हैं प्रोजेक्ट को, यानी जो एंड यूज़र है उसको नुकसान नहीं होता। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे आजकल हालात हैं, मार्केट नीचे हुई हुई है थोड़ी सी, लेकिन ये इंशाल्लाह कुछ 1-2 साल बाद ये मार्केट जो है ना अप होगी। ब्रेक का टाइम है और हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे जो कि फ्रॉड के हवाले से अभी बता रहे थे मोहसिन भाई। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आने के बाद हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं और बात हो रही थी फ़्रॉड के ऊपर, और बात हो रही थी फ़्रॉड के हवाले से। स्कीम 45 में हम बात कर रहे थे कि एक आम आदमी किस तरह पहचाने, क्योंकि छोटे छोटे बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं, नामवर बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं, और चीज़ें महंगी भी हैं, चीज़ें सस्ती भी हैं, और इंसान दो जगह नुकसान करता है। एक उस वक्त नुकसान करता है जब लालच में आता है, और आप देखिए अभी सोना जब महंगा होता गया, डॉलर महंगा हो रहा था, तो डॉलर्स की साथ साथ लोगों ने दबा के डॉलर ख़रीदने शुरू कर दिए थी, वो लालच थी। फिर एकदम मार्केट नीचे आई तो लोगों को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। जिन्होंने डॉलर पैसे डाले, जिन्होंने सोना ख़रीदा, वो नीचे भी आए। तो या तो नुकसान में इस वक्त करता है जब लालच, या फिर जब खौफ हो, खौफ में बस जल्दी निकालो, घबरा जाते हैं, और इसीलिए मार्केट बाद नीचे भी आती है। डॉलर जो नीचे आने की वजह एक तो ये भी है, जो कुछ इक़दाम हुए, साथ साथ एक खौफ भी तारी हो जाता है कि यार ये मज़ीद नीचे आएगी मार्केट, निकाल दो। तो और बहुत सी जगह घबरा कर, परेशान होकर प्रॉपर्टी से जान छुड़ा देता है। हालांकि इस मामले में घबराना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी में बहुत सब्र चाहिए, बहुत ही पेशेंट चाहिए और वक्त चाहिए। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट मजबूत हैं तो मोहसिन भाई कोई आपको हिला नहीं सकता। कानून के लीगल आप चीज़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा मजबूत रहेंगे। तो बात हो रही थी मोहसिन भाई, आप क्या शेयर करेंगे, ये किस तरह लोग फैसला करें कि यार सस्ती चीज़ें भी वहाँ पर हैं और महंगी चीज़ें में। स्कीम 45 की बात हो रही थी, आप क्या देखें? स्कीम 45 में ना आपने जैसे खुद अभी बताया कि बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं जिनमें ब्रांड्स हैं, जिनके नाम हैं, जो जिनकी प्रोजेक्ट डिलीवरी लोग देख चुके हैं। बहुत सारे बिल्डर्स हैं, वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, और वही बिल्डर्स अब अपने नए प्रोजेक्ट्स, नई सोसाइटीज़ लेकर स्कीम 45 में आए हैं, और वो थोड़े कॉस्टली हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं। और बाकी जो जिनका कोई नाम अता पता कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको ज़मीन दिखा देते हैं कि जी ये ज़मीन है और ये हम 4 लाख रुपए की देंगे आपको, और उसके बाद ना ज़मीन होती है, ना कागज़ होती है, और ना वो बिल्डर होता है। बहुत हैं जो कि गायब हुए, गायब हो चुके हैं। आप नाम भी ले सकते हैं अगर कोई आपको हैं ऐसे बहुत सारे। कुछ तो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 80s के दौर के हैं और आज तक उनको पोजीशन नहीं मिली। पल रेसिडेंसी बिल्कुल जो है नॉर्दर्न बाईपास पे आई, वो गायब हो गई। चाइना क्या नाम था उसका, वो एक ऐसी का आई, वो गायब हो गई, और बहुत सी ऐसी होती हैं। और अभी भी वो जो बात हो रही है ना गोटाबाद की, तो गोटाबाद जो कि रेगुलाइज नहीं है, ज़मीनों पे लोगों ने 4-4 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख के प्लॉट 10-10 लाख के बेचे। और ये सब इलीगल है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, बाउंड्री लगाएं, और अभी भी मतलब ये कि फार्म हाउस बने हुए हैं, कैटल स्टॉक चल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि उसके बारे में सब इलीगल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सस्ते के चक्कर में एक चीज़ और इंतखाब भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट करी कि हमारे यहाँ होता क्या है, जो लोग जिस वक्त किसी भी चीज़ की, पूरे बिजनेस में, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं, हर बिजनेस में लोग बाइंग उस वक्त कर रहे होते हैं जिस वक्त उसकी हाइप क्रिएट हो चुकी होती, कीमतें ऊपर होती हैं, और सेलिंग उस वक्त कर रहे होते हैं जिस वक्त नीचे आई हुई होती कीमतें। जबकि होता ऐसे है कि जिस वक्त चीज़ों की कीमत नीचे हो आप बाइंग करें, और जिस वक्त कीमत ज़्यादा हो उस वक्त सेलिंग करें। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा होता, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी के अंदर उल्टा चल रहा होता है। बिल्कुल जब तेज़ी होती है मार्केट में, हर कोई बाइंग कर रहा होता है, और जैसे ही थोड़ी बहुत मंदी आना शुरू होती है, लोग बेचने की तरफ भागते हैं कि नुकसान हो रहा है, बेचो, और उसमें नुकसान उठाते हैं। जैसे भी आजकल लोग डॉलर जमा कर रहे थे, हर बंदा डॉलर गोल्ड पे ही जा रहा था। सही है, इससे पहले एक ट्रेंड था प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बस एक ट्रेंड चलता है
लोग बस सुन ले के भाई अभी ये होने जा रहा है तो बस लोग सब उसी के पीछे, उसके पीछे कोई तहकीक नहीं होती है क्या हो रहा है, कुछ नहीं। थोड़ी सी तहकीक होना चाहिए कि ये बात जो आप जो कह रहे थे ब्रांड की, वो क्या थी? सेकंड ये, हाँ मैं आपको आप थोड़ा एक बात बताना चाह रहा था। अब स्कीम 45 के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं 6 लाख 4 लाख का दे रहे हैं, बस वो दे रहे हो तो पता ही नहीं कब देंगे, कोई 50 साल लग भी हो सकता है मिले ही नहीं किसी को कुछ। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर आप ब्रांड से लेते हैं, अगर आप कराची के बहुत सारे जो बिल्डर हैं, एक ब्रांड्स हैं जिसमें एक अल गफूर भी बिल्डर जो है ना ब्रांड से, जिन्होंने काफ़ी डिलीवर किया हुआ कराची के अंदर। अब वो एक सोसाइटी लेके आया अल गफूर ग्रीन सिटी के नाम से, जब वो उसकी ओपनिंग हुई प्री लॉन्चिंग, उसमें वो इतना तेज़ी से बिका कि हर बंदा बिना देखे उसने लिया, और फेज़ 1 बहुत कामयाब गया। फिर वो कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि भाई ये इसके अंदर जो है वो एनओसी के मसले हैं, क्या इसमें ये मसला है, उसमें वो मसला है, बिना तहकीक के वो, और वो फॉरवर्ड होती गई। आजकल सोशल मीडिया भी ना वो दबा के बस फॉरवर्ड कर रहा होता है, कोई हकीकत होती फिर नहीं है। वो तहकीक नहीं करते। बिना तहकीक के कुछ, और वो फिर थोड़ा सा मार्केट उसकी स्लो हुई। अब बल्कि रेक्टिफिकेशन के लेटर भी आया था। बिल्कुल ऐसा ही। लेटर भी SBC आया की तरफ से। SBC अच्छा यही नहीं, मैं कहता हूँ भाई जो भी नामवर बिल्डर हैं, वो साइमा है एक डिलीवर किया उसने, अल गफूर डिलीवर किया है, नाफी भी अच्छा है वहाँ पर, गौहर विलास वहाँ पे नॉर्थ टाउन का फेस वो हो रहा है, नॉर्थ टाउन का फेस हो रहा है। ये लोग हैं। अच्छा एक बात ये होती है कि बड़े बिल्डर्स के साथ इन्वेस्टमेंट में ज़ाहिर है अगर वो मसला हो भी जाता है तो वो कवर कर लेता है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही। है, या कंपनसेट कर देता है। एक ऐसे ही छोटे बिल्डर, छोटा प्रोजेक्ट जिसके बारे में पता ही नहीं, जब गायब हो जाए तो कहाँ पकड़ेंगे ना उसका अच्छा दफ्तर थोड़ा सा होगा। मैं एक बात करना चाहूँगा। अभी इनका एक फेज़ 2 आया हुआ है गफूर का, वो थोड़ा सा अंदर है लेकिन बाउंड्री लगी हुई है, गेट बना हुआ है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, एक अच्छा नज़र आ रहा है, दिख रहा है, प्रॉपर ज़मीन है, प्रॉपर लोगों को अलॉटी को प्लॉट्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है, कीमतों में भी कमी। अब बहुत सारे आप वहाँ पे डीलर आप काम कर रहे हैं जी गफूर के डीलर हैं, तो वहाँ पर अब वो थोड़ा सा अंदर, तो अगर हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे उनको, 10 साल बाद उनको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। अब क्या सीनेरियो हमारे लोग, वही वाली बात है शॉर्ट टर्म में, मैं अभी आज बोल दूं कि ये जो है ना 2 साल के अंदर ये बहुत अच्छा बूम कर जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए का हो जाएगा प्लॉट, लोग बिना तहकीक के बस अच्छा, हम लेना फ्रॉड की शुरू बात कर रहे थे, तो अब ये बताइए कि फ्रॉड किस तरह के हुए हैं और फ्रॉड देखें अभी बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ सोसाइटीज़ हैं जो अपना फ्रंट दिखाती हैं नॉर्दर्न का, नॉर्दर्न बाईपास आपने देखा होगा जहाँ पर अभी मंडी भी लगी थी, वो फ्रंट दिखाती हैं। उस फ्रंट के अंदर लोगों को ये नहीं पता कि उसका फ्रंट है जो कॉरिडोर है वो बाय बर्थ कमर्शियल है, और वो बाय बर्थ कमर्शियल 12 लाख रुपए का प्लॉट बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये हम 12 लाख रुपए का 5 साल की कीमतों में। और मेरे इल्म में तो यही बात है कि ज़्यादातर फ्रॉड नॉर्दर्न बाईपास बिल्कुल जो ऐसा कहलाती है वहाँ पर है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर नुकसान कर रहे हैं, जिस वजह से अभी लोगों का एतमाद जो है इसी वजह से कम भी हुआ। क्योंकि सर्वे ज़मीनें वहाँ पे असल है ही नहीं, बिल्कुल, बहुत ही mostly कम नागलास ज़मीनें सुनैब तो मिलती भी नहीं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है, तो और वो दिखा के फ्रंट दिखा के बेच रहे हैं, और कुछ ही हज़ारों की तादाद में वो प्लॉट बेच चुके हैं और लोग ले रहे हैं। और जो सही चीज़ है लोग उस तरफ नहीं जा रहे कि यार ये अंदर है, ये दूर है, हालांकि वो देखा जाएगा तो उन्होंने भी उन्हें उससे अंदर देना है, बल्कि वो जो दिखा रहे हैं उनसे अंदर देना है उन लोगों ने। तो कितने अलॉटीज को दे देंगे, अगर चले दे भी रहे हैं वो कितने लोगों को दे देंगे वो लोग, उन्होंने देना ही तो आगे पीछे वाली ज़मीनों में देंगे। आजकल 12 लाख रुपए में फ्रंट पे कोई प्लॉट मिल नहीं सकता। 12 लाख में अगर कोई बोल दे कि मैं 12 लाख में फ्रंट में नॉर्दर्न के प्लॉट दे रहा हूँ तो वो दे ही नहीं सकता ना, आपको खुद पता है। अब वो 1 एकड़ की ज़मीन भी लेते हैं तो 3 करोड़। और ये बात भी हम नाज़रीन को बताते चलें कि जो हमने शुरू में ज़मीनों की अक़साम बताई थी, उसमें ये बात हमने बताई थी कि असल सर्वे ज़मीन है, अगर सर्वे ज़मीन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट हो तो वो सही होता है, कभी इस पर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। तो वो प्रोजेक्ट जो कि सर्वे पे है वो तो फिर भी ठीक है, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे नाकलास में बने हुए हैं, गोटाबाद में बने हुए हैं, और गोटाबाद में भी कोई रेसिडेंशियल कोई स्कीम नहीं बन सकती, जबकि बन रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट का मतलब law गोटाबाद में जितने भी देखें वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई रोड है, कोई बाकायदा वो नहीं है, क्योंकि लेआउट मंजूर उनका इस तरह नहीं है। 80% तो गोटाबाद का वो मामला ही बिल्कुल जो है ना, वो सिर्फ जो होता है वो घेर घार के बना के शॉर्ट टर्म में पैसे बना के वो चले जाते हैं, बाद में पिसते हैं। फिर वो अभी आपने देखा होगा MDA में कितनी जो है ना उसमें वहाँ पर उन्होंने खाली कराए, गोट तोड़े तेसर टाउन के जो हुए थे मामला, तो मोस्टली लेकिन बेचारे वो गरीब लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। अच्छा, इस वक्त जो एक आबादी है वो ज़ाहिर है कि महंगी यहाँ तो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे तेसर टाउन का भी नाम आता है, तो तेसर टाउन में आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है या लोग क्यों नहीं वहाँ मकान बना रहे हैं? सबसे बड़ा मसला इंतखाब भाई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट फराहम कर दे, बिल्कुल लोग वहाँ जाएंगे और लोगों को जाना चाहिए, उसको आबाद करना चाहिए। एक इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, ये हाईवे पे
आप कमांडर सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट था। कमांडर सिटी काफ़ी अंदर है, वहाँ पर जाके रिहाइश करना मुश्किल काम था, लेकिन उस बिल्डर ने, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने लॉटिस को एनवायरनमेंट दिया, बस सर्विस चलाई, शटल सर्विस चलाई, अंदर कमर्शियल बिज़नेस करने वालों के लिए, उनके लिए जो है उसने वहाँ पर जॉब्स भी प्रोवाइड करी, बिज़नेस करने वालों के लिए उनके लिए फ़ायदे भी पहुँचाए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के दिया कि यहाँ पर रह सके। ठीक है, अगर अब कोई हालांकि पर्सन है 60 किलोमीटर है, मैंने खुद उसको बिल्कुल, देखा है, बिल्कुल, 60 किलोमीटर वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बाउंड्री वॉल के अंदर जो चीज़ें दी हैं, लोग रह भी नहीं हैं, कई फैमिली रह भी नहीं हैं, बहुत फैमिलीज रह रही हैं, सस्ती। बहुत तेसरा फैमिलीज टाउन रह तो रही हैं। बहुत करीब है, उसके लिए तो यहाँ मुश्किल होना है, थोड़ा सा गवर्नमेंट तवज्जो दे दो तो इंशाल्लाह ये पूरा आबाद हो जाएगा। तेसरा टाउन आबाद होगा तो पूरी स्कीम 35 आबाद हो जाएगी। तैसर टाउन, जी हाँ, इस वक्त जो एमडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एमडीए 1 है, जो कि आप लांडी से अगर आगे चले जाएं गुलशन हदीद वगैरह की तरफ तो वो एमडीए 1 कहलाता है। इसी तरह ये जो है तैसर टाउन है, जो कि यहाँ से शुरू होता है, हाईवे से शुरू होता है, सुपर हाईवे से, और नॉर्दर्न बाईपास पे आप चलते चले जाएं तो दोनों तरफ ये चलता है, और आगे खुदा की बस्ती वगैरह वहाँ पर भी ये जो है प्लॉट्स हो, जहाँ पे लियारी डेवलपमेंट वालों के भी प्लॉट्स थे। तो ये पूरा तैसर टाउन है। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है इनका वो स्कीम 42 है, जो कि क्लिफ्टन यानी सी साइड की तरफ मौजूद है, यानी ये है कि वो स्कीम 42 कहलाता है वो। अब अलविया ये है कि यहाँ पर अभी तक जो है डेवलपमेंट सही नहीं की गई, लोगों ने पैसे भी हालांकि जमा की करा चुके हैं लोग, अभी केस भी वहाँ पे हुआ था, वो जो कैंसिल कर रहे थे प्लॉट वो भी रुक गए हैं। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बात पहुँच जाए कि रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से इस पर तवज्जो दे, अगर ये चीज़ें सही से हो जाएँ या कम से कम एक बुनियादी सहूलियात और सिक्योरिटी बिल्कुल 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 बल्कि सिर्फ बुनियादी सहूलियत फराम कर दें, पब्लिक शिफ्ट हो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जाएगी। लोग खुद आबाद होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल और ऐसा ही है। एक लाखों लोग, लाखों फैमिलीज वहाँ पे रहेंगी। बिल्कुल ऐसा और ही हम है। चाहते भी अपने प्रोग्राम के जरिए हम कम कीमत के तरफ लोगों को बताएं कि भाई यहाँ डायरेक्शन है। तो अब बात हो रही थी, आपकी बात कट गई थी जी, हम बात कर रहे थे फ्रॉड्स के हवाले से। तो इंफरादी तौर पे लोग जो मकान लेते हैं, क्या उनको ख्याल करना चाहिए? कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, तो क्या देखना चाहिए? देखिए, अगर हम इस पे जाते हैं ना, इनफरादी तौर पे ख़रीद रहा है कोई इंसान, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट की तरफ नहीं जा रहा, फुल कैश की परचेजिंग कर रहा है, जैसे एक बना हुआ घर है वो सेल हो रहा है और वो उसको ख़रीदने जा रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है डॉक्यूमेंटेशन का। वो उनको प्रॉपर उसके लिए आपके एडवाइज़र्स होते हैं, लीगल एडवाइज़र्स होते हैं, रियल एस्टेट वालों को लाजिम बीच में रखना चाहिए, उससे आप सेफ रहते हैं। लोग कोशिश कर रहे होते हैं अपना 1% जी कमीशन बचा लेंगे, तो वो बस वो बचा लेते हैं, हाँ जी बचा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फंस जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे फंस जाते हैं। वकील से रब्ता नहीं, हम खुद करवा लेंगे, हम सब ये 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, 5,000 खर्च हो जाएंगे और 2 करोड़ नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख का नुकसान वो बचाने ताकि के लिए देखते अपने भी नहीं करोड़ों का प्लॉट है नुकसान। कहाँ, कुछ मालूम भी चला ऐसा भी हुआ कि प्लॉट ले लिया, लोकेशन कोई और थी, बिल्कुल ऐसा ही है। मालूम चला साइट प्लान ही नहीं देखा उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह के बहुत सारे नुकसानात लोग कर रहे होते हैं सिर्फ अपने 2-3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए बचाने के लिए। जी, आखिरी कमेंट इस बारे में। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, हमारे कुछ रियल इस्टेट के लोग भी फ्रॉड में इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब वो कहीं जो आता है उस मोस्टली लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, वो अपना घर सेल करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, तो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी जाती है। उनको अगर कोई केडीए की है, कोई नॉर्थ कराची में ले रहा है बेसिकली, तो वो जो आता है उसकी जो सारी मालूमात आपको मिलेगी वो केडीए से उसकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंटेशन की। तो कुछ रियल इस्टेट के लोग होते हैं वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी नहीं कराते और ऐसे ही बेच देते हैं, उनको झूठ बोल के। वो कोई प्रॉपर्टी लीज़ नहीं होती है, प्रॉपर्टी में जो है पेपर कम होते हैं और वो बेच देते हैं। वो अपने सिर्फ कमीशन बनाने के चक्कर में या कम पैसों में उठा लेते हैं, ज़्यादा में बेच देते हैं। इसमें बहुत एक तवील गुफ्तगू है, इसके लिए तो हमें पूरा प्रोग्राम करना बहुत पड़ जाएगा। शुक्रिया मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आमिर हबीब भाई, और ये लोग हमारे साथ आज मौजूद थे। बड़ी अच्छी काम की बातें आप तक के पहुंची होंगी यकीनन, इसलिए कि ये बातें आम तौर पे नहीं पता लोगों को, और इन चीज़ों की तरफ लोग तवज्जो भी नहीं देते। हालांकि प्रॉपर्टी होती है महंगी और कर जाते हैं नुकसान। तो साथ साथ ये बात ही बताता है, जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे कहता हूँ कि अगर ईमानदारी से काम करें और ज़िम्मेदारी से काम करें तो आप शुरू में तो शायद मुश्किल होगी, लेकिन आपके साथ जो ट्रस्ट और डिलीवरी के बाद जो आपका एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, आपसे 4 कस्टमर के ज़रिए 50 कस्टमर आपको मिलेंगे। लेकिन आप बुनियादी तौर पे काम सही करें, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और इल्म रखें इसका, क्योंकि आप करा रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट।
लाखों की नहीं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। तो लिहाजा आपको खुद बाइल्म होना चाहिए, वरना उनको आप फिर किसी और जगह बेहतर एडवाइस के साथ आप काम करें। तो साथ रहिए दोस्तों। ये था प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन, जिसमें हम आपको देते हैं मालूमात प्रॉपर्टी की और बिज़नेस की। इंतखाब आलम सूरी को और मेहमानों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।